सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। ये जो है ना सॉरी लैब का जो मॉडल है, लैब का जो एलएमएस है ना, उस पे मैंने लिंक रखा है, तो सबको आप बता दें क्योंकि अभी तक वो थ्योरी अस्सलाम का वालेकुम नहीं था, सर। तभी ईमेल की है। हाँ जी, वालेकुम सलाम। यस सर आ रहे हैं। ठीक।
अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3 जो है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। पोलैरिटी मार्किंग्स ऑन सिटी वाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये हमने लैब में भी थोड़ा सा इसको देखा था, बल्कि इसका हमने एक्सपेरिमेंट किया था। और मैंने आपको बताया था कि जो पोलैरिटी या डॉट मार्क होता है, उसका मकसद ये होता है कि आपकी जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसको हम मेक श्योर कर सकें। यानी अगर आप H1 से स्टार्ट करें तो आपको एक तो अगर आप डिज़ाइन लेवल पे जाते हैं सीटी के, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो वाइंडिंग है वो क्लॉकवाइज हुई हुई है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह से जो सेकेंडरी का X1 है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो सेम फैशन में आपको वाइंडिंग जो है वो नज़र आएगी। यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी बाउंडेड इन द सेम फैशन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ये डिज़ाइन लेवल पे। और जो सर्किट में हमने इसको जब लगाना होता है तो ये डॉट हमें इस तरह से हेल्प करता है कि हमें जो है पता चल जाता है कि हमने डॉट को आगे रिले के साथ कनेक्ट करना है, बिकॉज द करंट इज लीविंग फ्रॉम दिस साइड। इफ करंट इज एंटरिंग एट H1 इट वुड बी लीविंग फ्रॉम X1। इसके अलावा द टू करंट्स आर इन फेज। जब तक ये सिंगल फेज में आप इसको कनेक्ट करते हो, जैसे हमने जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो सिंगल फेज का था, तो जो करंट H1 में एंटर हो रहा है और जो X1 से लीव कर रहा है, दे आर इन फेज। एज लॉन्ग एज अगर आप इसको 3 फेज में लगाते हो, जैसे कि यहाँ पे उसने ये वाई एंड डेल्टा कनेक्शन जो है, अगर आप ये देखो, ठीक है, ये उसने यहाँ पे शो किया हुआ है कि फिगर 3.10 जो है, सो इट इज वाई एंड डेल्टा कनेक्शन। इसमें ये होता है बिकॉज द 3 सिटीज आर कनेक्टेड इन आइदर वाई और डेल्टा। तो उनमें जो है प्राइमरी और सेकेंडरी का जो करंट है उसमें फेज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, और वो डेल्टा में होता है 30 डिग्री का, ठीक है। यानी आई ए प्राइम जो है यहाँ पे वो, और आई बी प्राइम और आई सी प्राइम, यानी जो प्राइम वाले करंट्स हैं दे आर द प्राइमरी करंट्स, और जो आपके आई ए बी और सी हैं दे आर द सेकेंडरी करंट्स। सो व्हेन द सिटीज आर कनेक्टेड इन 3 फेज कन्फिग्रेशन ऑफ वाई और डेल्टा, तो मे बी उसमें फेज डिफरेंस हो सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में, ठीक है। तो लेकिन एज लॉन्ग एज द सिंगल फेज इज कंसर्न, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, तो ये डॉट मार्क हमें ये बताता है फॉर द सिंगल फेज केस कि जो करंट H1 में एंटर हो रहा है और जो X1 से लीव कर रहा है, दे आर इन फेज, ठीक है। इसी तरह से जो वोल्टेज की अगर हम बात करें, तो वोल्टेज जो है वो डॉट टू अनडॉट मार्क जो है वो प्राइमरी साइड का सेकेंडरी साइड से इन फेज में होगा, ठीक है। तो यानी ये जो नेटवर्क की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जब सिटी नेटवर्क में रखता है, यानी कि रिले नेटवर्क में, तो या मीटर के नेटवर्क में, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें डॉट मार्किंग्स हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। जब हम इसका 3 फेज का, लेट्स से अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैंने वाई में कनेक्ट करना है, तो मैं डॉट का और अनडॉट का हिसाब रखूंगा कि अच्छा डॉटेड कनेक्शन को यहाँ से कनेक्ट कर दें अनडॉटेड के साथ, इस तरह से, जैसे अभी मैंने वाई और डेल्टा आपको दिखाया था, ठीक है। तो वहाँ पे हमें जो है ना वो ये चीज़ हेल्प आउट करती है। और इसके अलावा ये देखो कि अगर मैं जो है एक सर्टन करंट में लेना चाहूँ, जैसे हमने एडर बनाया था, तो उसमें भी हमें ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पे मुझे जो सिनेरियो है वो ये है कि मेरे पास जो आपकी फिगर 3.6 है ये वाली, इसमें ना 2 केसेस कंसीडर किए हुए हैं। जो केस ए है ये एडर का केस है, ठीक है। एडर मतलब कि जो आपके सेकेंडरी करंट्स हैं सिटीज के, दे आर, यू कैन सी, एडिंग अप इन द लोड, ठीक है, कि वो लोड में जो है वो एड अप होके 10 एम्पेयर बन रहा है। लेकिन जो बी पार्ट है वो सब्ट्रैक्शन का पार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसमें हमने आप देख सकते हो कि मैंने लैब में क्या किया था, मैंने इसी तरह से किया था ना कि ZL जो है वो आपके पास बर्डन इम्पिडेंस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लोड या बर्डन इम्पिडेंस। इसको हम बहुत कम रखते हैं, तो लैब में मैंने एम मीटर कनेक्ट कर दिया था,
ठीक है, और डॉटेड टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करके, यानी इस तरीके से मैंने अनडॉटेड को अनडॉटेड के साथ और डॉटेड को डॉटेड के साथ कनेक्ट किया तो मुझे एडर मिल गया। तो देखो ना, ये डॉटेड और अनडॉटेड का यहाँ पर इस तरह से हमें फायदा हो रहा है, या हमें पता चल रहा है। एंड द टू सिटीज हैव द सेम वाइंडिंग्स, ठीक है, सेम टर्न्स, जो कि आपके पास 200:1 बनता है। ठीक है, तो जब दोनों सिटीज की सेम टर्न्स हैं, जैसे हमने लैब में किया था, तो इफ यू वांट टू ऐड द सेकेंडरी करंट, जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, एंड इफ यू वांट के कई ऐसी होती हैं टोपोलॉजीज, जब हम रिले पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम नहीं चाहते कि उसमें कोई भी करंट बर्डन में फ्लो करे व्हेन यू हैव द नॉमिनल करंट इन द प्राइमरी साइड। अब यहाँ पर प्राइमरी साइड पे सेम 10,000 फ्लो कर रहा है। देखो ना, जो केस ए है उसमें भी प्राइमरी साइड पे कितना करंट है, 10,000, और जो सिटी रेशो है उसके मुताबिक प्राइमरी पे फिर ये 5 एम्पियर बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसी यही सेम करंट जो है वो पार्ट बी जो है फिगर का, उसमें फ्लो कर रहा है, लेकिन बर्डन में आप देख सकते हो कोई भी करंट नहीं शो हो रहा। सही ना? तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, यानी इट्स वेरी सिंपल। आप सेकेंडरी से देख लो, मतलब ये इसमें ना ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अच्छा अब यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, तो ये एक्चुअली कनेक्शन के एतबार से होता है। यानी कनेक्शन के एतबार से क्या है, अब देखो कि अब पार्ट बी में अन डॉटेड टर्मिनल को आपने अनडॉटेड के साथ और डॉटेड वाले को अनडॉटेड के साथ, यानी इस तरह से आपने मिलाया हुआ है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला सीटी है, इसका जो 5 एम्पियर जो करंट है, जो ऊपर वाला सिटी है वो ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, जबकि जो नीचे वाला सिटी है इसमें जब सर्किट आपके पास कंप्लीट हो रहा है तो वो नीचे से ऊपर जाके इस तरह से आ रहा है। ठीक है, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने अनडॉटेड को डॉटेड के साथ कंप्लीट किया है, यानी जो ऊपर वाला सिटी है उसका पाथ ऐसे कंप्लीट हो रहा है कि फ्रॉम डॉटेड टर्मिनल, आप यूं कह सकते हो कि अभी जो वो शो कर रहा है वो इस तरह से है कि डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है और यहाँ से इस तरह से ऊपर से नीचे, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जो नीचे वाला सिटी है उसमें डॉटेड टर्मिनल में भी एंटर हो रहा है, और लेकिन जब उसका पाथ कंप्लीट हो रहा है या जब वो करंट जेड में से फ्लो करके आ रहा है तो वो नीचे से ऊपर फ्लो करके आ रहा है। ठीक है, तो यानी टोटल करंट जो है इट इज समिंग टू 0। तो ये हमारा एडर और सब्ट्रैक्टर का केस, या डॉट मार्किंग्स हमें इस तरीके से हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ना 3.3 जो है ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, ये हम स्किप कर देंगे। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने पहले बता दिया था वी विल कंसीडर ओनली द स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस। तो अभी फिलहाल हम ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को स्किप कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर 3.4 टॉपिक जो है ना, इसको देखो, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, यानी नाम तो उसने इसका लिख दिया कि ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफार्मर। ऑक्सिलरी से मुराद ये है कि आपने मेन के अंदर जो है ना एक ट्रांसफार्मर और लगाया हुआ है विच यू कैन सी 2.5 to 3 एम्पेयर। ठीक है, जिसका ये बनता है कि जो है ना 2.5 to 3। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है वो कहता है, और देखो अब यानी ये इंतहाई प्रैक्टिकल एक एग्जांपल है। जो सिटी 1 है उसकी रेशो आप देख सकते हो कि 1200:5 है, और जो सिटी 2 है उसकी जो रेशो है वो 1000:5 है, यानी द टू आर डिफरेंट। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, द टू आर डिफरेंट। सिटी 1 जो है वो 1205 का है और सिटी 2 जो है वो 1005 का है। और अब यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है, वो ये चाहता है कि जब आपका 600 एम्पेयर करंट फ्लो करे, 600 एम्पेयर करंट जब आपका फ्लो करे, तो उस वक्त आप कुछ भी करंट नहीं चाहते। यानी ये उसने लिखा हुआ है कि इट इज़ डिज़ायर्ड दैट व्हेन द प्राइमरी करंट फ्लोज थ्रू द टू लाइंस, ठीक है, द करंट इन द बर्डन शुड बी 0। सही, यानी नॉर्मल केस में आप बर्डन में करंट जो है ना वो नहीं चाह रहे। ये जो इस तरह का जो सिनेरियो होता है ना, वो जो फॉल्ट वाले सिटीज होते हैं ना, ये उनका होता है, क्योंकि जारी बात है नॉर्मल केस में आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बर्डन में करंट फ्लो करे।
ठीक है, जब फॉल्ट आए तब फ्लो करे एक्चुअली। तो ये वो यानी अगर आप सोच रहे हो तो कि ये कैसा केस है, तो आप यूं कंसीडर कर सकते हो कि ये जो वो फॉल्ट वाले सिटीज होते हैं, ज़ाहिर बात है दे ऑपरेट वेल ऑन इन द फॉल्टी कंडीशन। तो फिलहाल वो ये चाह रहा है कि जब 600 एम्पेयर का करंट फ्लो करे, अच्छा ये भी नहीं पता कि 600 फॉल्ट से आ रहा है, ये नॉर्मल करंट है। बहरहाल द पॉइंट इज कि हमें जो चीज़ करनी है वो ये है, फॉर 600 एम्पेयर व्हेन द प्राइमरी करंट फ्लोज थ्रू द टू लाइंस, जो कि इस वक्त उसने 600 एम्पेयर दिया हुआ है, तो वो कहता है कि बर्डन में से कुछ भी फ्लो नहीं करना चाहिए। अब मसला यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी सिंपल मैं सबट्रैक्टर सर्किट तो लगा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि दोनों की रेशियोज फर्क हैं। दोनों जो है ना वो 3 एम्पेयर अपने सेकेंडरी पे नहीं दे रही। जो सिटी 1 है उसकी सेकेंडरी पे 2.5 एम्पेयर आ रहा है और सिटी 2 की सेकेंडरी पे 3 एम्पेयर आ रहा है। तो मैं सबट्रैक्टर बनाऊं भी तब भी 0.5 एम्पेयर जो है वो बर्डन में फ्लो करता रहेगा। ठीक है ना, यानी अगर मैं ये जो अंदर एक उसने ट्रांसफार्मर लगाया है छोटा सिटी, जिसको वो ऑक्सिलरी सिटी कह रहा है, इसको अगर मैं स्किप कर दूं और सिंपल एक सबट्रैक्टर सर्किट बनाऊं इसका, तो भी बर्डन में से 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। यही वजह है कि उसने इसका ये हल निकाला है कि आप उसके अंदर एक और छोटा सा सिटी लगा लें जो कि सिर्फ 2.5 को 3 कर दे, ताकि फिर आपका जो ये सबट्रैक्टर वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन अब इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये हो चुकी है कि ये जो डॉटेड है वो डॉटेड के साथ ही कनेक्ट है और अनडॉटेड अनडॉटेड के साथ कनेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि ये ऑक्सिलरी आ गया ना अंदर अब। ठीक है, ये ऑक्सिलरी की वजह से, यानी अब आप वो कस्टमरी सबट्रैक्टर सर्किट नहीं लगा रहे, बल्कि आप देखो जो डॉटेड टर्मिनल है सिटी 2 का, जो डॉटेड वाला टर्मिनल है वो डॉटेड के साथ ही कनेक्ट है, लेकिन वो ऑक्सिलरी सिटी का डॉटेड है। ठीक है, और अगर आप इसको देखो तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही है कि यानी अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो वो इस तरह से है कि जो है आपके पास यानी इफ द 2.5 एम्पेयर, यानी अगर मैं सिटी 1 को देखता हूँ कि ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है डॉटेड अनडॉटेड में, तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि चूंकि अब ये जो एरो उसने दिखाया है इसमें 2.5 एम्पेयर का जो करंट है वो सिटी 1 के डॉट में एंटर हो रहा है, यानी जो सेकेंडरी का जो उसका डॉट है उसमें 2.5 एम्पेयर जो है वो क्या है ऐड। इसका मतलब ये है कि कंसीडर दैट द प्राइमरी करंट इज लीविंग थ्रू द डॉट ऑफ सिटी 1। ठीक है, let us consider that 600 एम्पेयर इज लिविंग थ्रू द प्राइमरी डॉट। इसी वजह से जो 2.5 एम्पेयर है वो सेकेंडरी के डॉट में एंटर हो रहा है। अब यहाँ ये एंटर होगा अगर, तो अ, वो जो आपके पास जो ऑक्सिलरी सिटी है जो उसका डॉट है वो वहां से लीव कर रहा होगा। ठीक है, ये इसीलिए वो उसकी जो वाइंडिंग है वो उसमें आ रहा है, यानी अब देखो ना कि वो ऑपोजिट एरो हैं। ठीक है, तो ये वो बात है कि 2.5 एम्पेयर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और फिर आपको जो 3 एम्पेयर है वो इस तरीके से, यानी कि नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन का इफेक्ट जो है ना वो मिल रहा है। यानी इसको आप यूँ समझ सकते हो कि जो आपके पास ऑक्सिलरी सिटी है ना उसका हमने हिसाब रखना है सिटी 2 के साथ। कि जब 2.5 एम्पेयर आपके सर्किट में फ्लो करता है 2.5 एम्पेयर, तो उस वक्त जो 2.5 एम्पेयर है वो सेकंड जो 3 एम्पेयर है सेकेंडरी पे ऑक्सिलरी के, वो बर्डन में नीचे से ऊपर को जा रहा है एक्चुअली। ठीक है, और इस तरह से यानी कि जो आपके पास सिटी 2 है वो फिर आपने इसीलिए इस तरह से कनेक्ट किया कि हमें सब्ट्रैक्शन का इफेक्ट मिले। अच्छा, अब ये जो है ना लेट्स से कि कोई बंदा ये कहता है कि इट्स बिट डिफिकल्ट कि हमें ये पता चले कि भाई तो ये एक्सपेरिमेंटेशन होती है जिससे हमें पता चल जाता है डॉट और अनडॉट का। ठीक है, यानी लेट्स से कि इफ यू हैव सीन द एक्सपेरिमेंट जो हमने लैब में किया। अब मैं क्या कर रहा था कि एडर बना रहा था, तो एडर में मैंने पहले एक जो है वो आपका रियोस्टेट लिया और एक रियोस्टेट से ही 2 सिटीज को मैं इनपुट दे रहा था, लेकिन वो ये नहीं बन रहा था ये वाला, यानी वो क्या बन रहा था, वो टैब्ड इफेक्ट आ रहा था। टैप इफेक्ट यानी जब जहां मैंने सेम रियोस्टेट से दूसरे सिटी को इनपुट दी वहां ये वाला इफेक्ट आने लग गया जो अभी आप देख रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर मेन जो मेरे पास
फेज आ रहा था, वहां से मैंने एक और रियोस्टेट से जब City2 को इनपुट दी तो वो ऐड होने लगे। तो दिस इज फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि जो है ना आपकी जो एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो यानी और दूसरा ये है कि आप इसको एक पहले पेपर पे बनाकर भी देख सकते हो कि एक्चुअली में क्या होगा। यानी एक्चुअली में ये हो रहा है कि यानी हमें ये तो पता है ना कि जब करंट जो ऑक्सिलरी सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सिलरी सिटी, कि करंट जब उसके डॉट में एंटर होगा तो दूसरे से लीव कर रहा होगा, ठीक है। यानी अब इसकी वाइंडिंग में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे वाइंडिंग से वो लीव कर रहा होगा। तो यानी कि ऑपोजिट सिचुएशन है करंट की, ठीक है। जब ऑपोजिट सिचुएशन ऑक्सिलरी में आ गई ना, तो यहाँ पे आपने अब जो मेन आपका City2 है वहां से ऑपोजिट सिचुएशन नहीं रखनी, वहां से डॉट को डॉट के साथ ही मिला दें तो सब्ट्रैक्शन मिलेगी। सही है, यानी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि नॉर्मली जो सब्ट्रैक्शन है वो हम यूं बनाते हैं, ये देखो, ये जैसे मैंने अभी पीछे बनाई थी। यानी नॉर्मली सब्ट्रैक्शन हम इसलिए ये यूं बनाते हैं, जो हमारा रूल है पीछे वो ये है कि डॉट को अनडॉट के साथ कनेक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। और डॉट को डॉट के साथ कनेक्ट करें तो एडिशन आ जाती है। लेकिन जब आपने ऑक्सिलरी को बीच में लेकर आए हैं, तो यहाँ पे जो 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 डॉट है उसको डॉट के साथ आपने क्यों मिलाया है, ताकि आपको सब्ट्रैक्शन मिले, ठीक है। नहीं तो जो ऑक्सिलरी है वो ऑलरेडी नेगेटिव में आ रहा है। यानी ऑलरेडी नेगेटिव में क्या मतलब आ रहा है कि एक ऑक्सिलरी के प्राइमरी से लीव कर रहा है तो यहाँ पे एंटर हो रहा है। तो अगर आप दोबारा उसको नेगेटिव की कन्फिग्रेशन दे दोगे ना तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यूं मेरी बात है एक्चुअली, बात समझ में आ रही होगी आपको कि जो City1 के आगे जो आपने ऑक्सिलरी लगाया है वो एक्चुअली नेगेटिव पोलैरिटी दे रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। अगर आप City2 को भी नेगेटिव वाली कन्फिग्रेशन में कनेक्ट करते हो, यानी डॉट को अनडॉट के साथ, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। इसीलिए हमने उसको डॉट को डॉट के साथ और अनडॉट को अनडॉट के साथ कनेक्ट किया ताकि हमें सब्ट्रैक्शन मिले, प्लस माइनस, ये बात एक्चुअली। जी जी सर अगर City1 में जो सर करंट हमारा एंटर हो रहा है डॉट में, सर हाँ अगर हाँ। हम यहाँ से इसको लीव करवाते तो सर फिर क्या कहते हैं, फिर डॉट डॉट के साथ मैच नहीं नहीं ना नहीं होना था नहीं इसमें? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। देखें, जो आप ना इसको आप इस तरीके से समझें। सबसे पहले यानी इसकी कंफ्यूजन में ना पड़े, ये मैं इसीलिए मैं कह रहा था। देखें, करंट जो है ना, कोई बंदा ये कहता है यार मैंने इस तरह नहीं एरोज लगाने, ये वाले जो उसने एरो लगाए हैं ये यानी उसने यूं समझा कि एक मोमेंट पे करंट ऐसे जा रहा है। भाई करंट, कोई बंदा कह सकता है नहीं मैं ये नहीं करना, मैंने ये करना है कि ये वाला जो City1 है ना इसका मैंने एरो ऑपोजिट लगा देना। यानी एरोज के ऊपर ना जाएं जो उसने बुक में लगाए हैं, आपने अपने एरो लगाने हैं। हमने बेसिक प्रिंसिपल को समझना है एक्चुअली। मैं यही बात अभी कर रहा था। बेसिक प्रिंसिपल जो है ना वो हमारे सामने जो आया है वो ये है कि सबसे पहले अगर आपने सिटीज का एडर बनाना है तो डॉट को डॉट के साथ और सब्ट्रैक्टर में डॉट को अनडॉट के साथ। एक तो ये हमारे पास प्रिंसिपल मेन आ गया एडर और सब्ट्रैक्टर का। दूसरी ये बात है कि ये हमें समझ में आया ये ऊपर यहाँ पे कि अगर H1 में एंटर होगा तो X1 से लीव करेगा। ये बात, ये दो चीजें हमने अपने सामने रखनी है, ठीक है। अब आप नीचे आओ। अब जब आपने ऑक्सिलरी सिटी यहां पर लगाया, ठीक है, तो उसमें आप जब ऑक्सिलरी सिटी के डॉट में करंट को समझ लें कि एंटर हो रहा है, इन डॉट्स पे ना जाओ, अपने डॉट्स लगाओ। आप समझ लें कि ऑक्सिलरी सिटी में इस तरह से एंटर हो रहा है, ठीक है। तो मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं सर।
जी जी, वेट कर लूंगा। आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। सर आ गए। चुप कर जाओ यार। हाँ जी, वो मेरा नेट का हो गया था। जी सर ठीक है। कोई बात नहीं सर, होता रहता है। अच्छा, तो यानी सिंपल सिंपल जो बात है, ये अपना माइक ऑफ कर दें। सिंपल जो बात है ना वो ये है कि ये ऑक्सिलरी सिटी है, ये इसका डॉट है और इधर ये वाला डॉट है। हमने ये पढ़ा कि करंट अगर यहाँ से एंटर होगा तो यहाँ से लीव होगा। अब आप इसके आगे बर्डन लगाएं यहाँ पे, ये हो गया आपका ZB। सही। अब अब आपने यानी कि जो आपका जो मेन सिटी जो नीचे आपका आ रहा है, उसमें आपके पास वो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डॉटेड टर्मिनल वो इसके साथ जाके कनेक्ट कर रहा है और जो अनडॉटेड टर्मिनल है वो इस तरह से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी बताने का मकसद ये है बात का कि अब आपका जो करंट है वो यहाँ यानी ऑक्सिलरी सिटी का ऊपर से नीचे आ रहा है और जो मेन सिटी है उधर से जो करंट है यानी वो हम यूं एज्यूम करेंगे कि वो इस तरीके से जा रहा है कि यानी कि अगर इस तरह से आ रहा है और इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये आपका सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और अगर ये इस तरह से है, अब आप इसके पीछे आते जाएं यानी कि ठीक है, यानी आपने यूं बनाना है कि इस तरह से आपके पास हो, यानी ये वाला जो CT2 है, CT2 का जो करंट है, जो CT2 से जो करंट है वो आपके पास अगर नीचे से ऊपर को जा रहा है तो ऑक्सिलरी सिटी का जो करंट है ना वो ऊपर से नीचे आए। ठीक है, यानी द पॉइंट आई एम मेकिंग इज के जो करंट एंटरिंग एक जगह से है और जो दूसरी जगह से जो लीविंग है विद CT1, ये वाला जो CT1 है इसका भी एक डॉट है ये वाला। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ डॉट के साथ डॉट मिला हुआ है। सबसे पहले ये देखो, ये CT1 है, CT1 का जो डॉट टर्मिनल है वो ऑक्सिलरी के डॉट के साथ आ रहा था। लेट्स सी द बुक। ये देखें, जो CT1 का जो सेकेंडरी का डॉट है वो ऑक्सिलरी के डॉट के साथ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको यानी जो है ऑलरेडी एक नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है, ऑलरेडी नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आपने इस तरह से कनेक्ट किया ना तो यहाँ पे यानी प्राइमरी में अगर लीव कर रहा होगा तो इसके डॉट में एंटर हो रहा होगा, इसके डॉट में एंटर हो रहा है तो इसके डॉट से लीव कर रहा होगा। अब आपको मेरी बात समझ में आई? यानी CT1 का जो सेकेंडरी का डॉट है वो चूंकि ऑक्सिलरी के डॉट के साथ मिल गया है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है सेकेंडरी पे। क्यों कि अब आप अगर इसको स्टडी करें, ये मैं बात एक्चुअली बता रहा हूँ। ठीक है, यानी जो आपके पास CT1 है इसका जो ये डॉटेड टर्मिनल है वो चूंकि ऑक्सिलरी के डॉट के साथ मिल गया तो ये यहाँ सेकेंडरी पे नेगेटिव दे रहा है। अब ये एरोज जैसे मर्जी हैं लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। इसको हम एक दफा देख सकते हैं, यानी अब आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे भी डॉट था प्राइमरी, यहाँ पे अगर लीव किया तो यहाँ पे एंटर होगा। अगर यहाँ पे एंटर है तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से लीव कर रहा है, इसके डॉट से वो इसके डॉट से लीव कर रहा है तो इसमें एंटर हो रहा है। सही, इस तरह से है। मैं दोबारा बनाता हूँ। ये डॉट आ गया और ये डॉट आ गया ऑक्सिलरी का। सही, तो अगर ये इसमें करंट एंटर हो रहा है, इसकी सेकेंडरी में करंट एंटर हो रहा है तो हम यूं कहेंगे कि इसके प्राइमरी से यानी ये वाला डॉट और ये वाला डॉट ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। एक्चुअली ये बात है। ठीक है,
यानी जो सिटी 1 का जो सेकेंडरी का डॉट है और जो ऑक्सिलरी सिटी का जो आपका डॉट है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसमें अगर करंट एंटर होगा तो चूंकि ये इसके साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है तो वहां से करंट जो है वो फिर लीव कर रहा होगा, इस तरह से है। समझ आ रही बात की? तो फिर वहां ये वाला जो अब इसकी वाइंडिंग से करंट लीव कर रहा है ना, तो इसकी वाइंडिंग में करंट एंटर हो रहा है और यहाँ बर्डन से करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, सही। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ डॉट मिला देता हूँ, सिटी 2 का जो डॉट है वो मैं मिला देता हूँ, तो वो करंट ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाएगा। ये सिटी 1 का डॉट आ गया, मुझे समझ आई? ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, सही है। तो यानी आप ना जो बुक के डॉट्स हैं ना, उनसे ये ना समझें कि ये ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। आपने ना बेसिक प्रिंसिपल को समझना है। एक्चुअली जो बेसिक प्रिंसिपल है, हम जो है ये ऑक्सिलरी सिटी है ना, ऑक्सिलरी सिटी से पहले अगर हम यहाँ पर देखें ना, ठीक है, तो यानी जब डॉट्स के साथ मिल रहे हैं ना, तो वो यानी कि उसका जो इम्पैक्ट सेकेंडरी की साइड पर आ रहा है ना, वो नेगेटिव आ रहा है। एक्चुअली ये बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो यानी अच्छा, इस सिटी 1 और सिटी 2 का वो अलग अलग है। वो चूंकि सेम प्राइमरी है ना, दोनों में से बैक वक्त करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए वो चीज़ अलग है। तो ये वाला जो डॉट है, जो सिटी 1 का जो सेकेंडरी है और जो ऑक्सिलरी का डॉट है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। अगर इसमें करंट एंटर होगा तो इस डॉट से आपको करंट लीव कंसीडर करना पड़ेगा। इससे लीव हो रहा है, इसकी वाइंडिंग से लीव हो रहा है, तो इसकी वाइंडिंग में एंटर हो रहा होगा ऑक्सिलरी की, और वो नीचे से ऊपर करंट जा रहा होगा, ऐसे, सही। यानी इन शॉर्ट जो हमारे सामने जो बात आई है वो ये है, इन शॉर्ट जो हमारे सामने बात आई है वो ये है कि जो मेन सिटी होता है आपके पास, जो मेन सिटी है, यानी ये प्राइमरी का डॉट है और ये सेकेंडरी का डॉट है, उसके आगे अगर मैंने कोई ऑक्सिलरी सिटी लगाना है तो उसका डॉट मैं इसके डॉट के साथ जब कंबाइन कर देता हूं तो मुझे सेकेंडरी पे माइनस मिल रहा है, माइनस। बस ये बात याद रखो। और फिर जो मेरे पास सिटी 2 है, उसका जो डॉट है वो मैंने फिर यहाँ पे आके कंबाइन इसलिए करना है क्योंकि ये मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पीछे पढ़ा है, ऐसे ही है ना, कि यस डॉट को डॉट के साथ, और ये यस वाले सर। जो डॉट को डॉट के साथ मैं मिला रहा हूँ ना, ये वो वाली बात हो रही है कि यानी जो जो ये वाला जो सिटी 2 है ना, ये वाला जो सिटी 2 है, ये वाला सिटी 2 और ऑक्सिलरी, ये अब दोनों अलग अलग बन गए हैं। यानी ऑक्सिलरी का सोर्स सिटी 1 है, सिटी 2 नहीं। ऑक्सिलरी का सोर्स सिटी 1 है, सिटी 2 नहीं है। इसीलिए ये डॉट को डॉट के साथ मिलाना यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट ला रहा है, जबकि सिटी 1 इज बिकमिंग अ सोर्स ऑफ ऑक्सिलरी। इसलिए ये दोनों डॉट्स जब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आगे जब बर्डन में लगेगा तो आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। ये रूल है एक्चुअली, ठीक है। इसको आपने समझना है। बुक याद रखो, दोबारा बुक में जो एरोज लगे हैं उनको ना आगे पीछे करते रहना, वरना इंतहाई कंफ्यूजन का शिकार हो जाओगे, कभी समझ नहीं आनी। जो रूल है सर डॉट्स का उसको समझो। सिटी 1 जो है वो सोर्स है और ऑक्सिलरी जो है वो उसका आगे लोड बना हुआ है, ठीक है। तो फिर हमने दोनों डॉट्स को आपस में मिला दिया, तो वो सर अगर हम हाँ सर हाँ हाँ। अगर हम दोनों डॉट्स को सर सेम नहीं रखते हैं तो सर आउटपुट में फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा हमारा से। अगर सिटी 1 और ऑक्सिलरी का डॉट आपस में नहीं मिला हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ऑपोजिट होगा ठीक उसका, ठीक। और सर उसका फिर जो ऑपोजिट हमारे होगा। जो सर फिर हमें जो आउटपुट पे सब्ट्रैक्शन मिलेगी तो सर फिर वो हम ऑपोजिट अटैच करेंगे, डॉट को डॉट के साथ अटैच नहीं करेंगे फिर हम। हाँ जी, ये देखिए ना, मैंने ये करके भी दिखाया था आपको। ये देखो ना, मैं आपको ठीक है दोबारा सर। ये करके दिखा देता हूँ। ये सिटी 1 का डॉट है और ये ऑक्सिलरी का डॉट है। अब अगर सिटी 1 के डॉट में करंट एंटर हो रहा है ना, तो
ऑक्सिलरी के डॉट से करंट को लीव करना पड़ेगा। लीव होगा सर। ये वाला जो डॉट है ना, ये प्राइमरी के ऊपर का डॉट है। इसका मतलब ये कि प्राइमरी से करंट निकल कर आ रहा है और ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी के अंदर करंट जाएगा ऐसे। ठीक है सर। ऑक्सिलरी के सेकेंडरी के अंदर करंट, अगर उसकी प्राइमरी से करंट लीव कर रहा है तो उसकी सेकेंडरी के डॉट के अंदर करंट ने जाना है, और यहां पर जो बर्डन लगा हुआ है उससे फिर करंट ऐसे जाएगा। सब में जागी बात। और जब मैं फिर CT2 जो है उसका डॉट मैं यहां पर कनेक्ट करूंगा CT2 का, तो जाहिर बात है वो करंट को ऊपर से नीचे लेकर जा रहा होगा और ये सब्ट्रैक्शन बन जाता है। इससे मेरे पास अब यानी मुझे अब हर वक्त ये करने की जरूरत नहीं, मुझे इसका ना बेसिक प्रिंसिपल याद रखने की जरूरत है कि अगर CT1 के आगे मैंने कोई ऑक्सिलरी लगाया तो मैं दोनों के जब डॉट्स को आपस में मिलाऊंगा तो मुझे सेकेंडरी पे सब्ट्रैक्शन मिलेगा। सही, सब्ट्रैक्शन मिलेगा मुझे याद रखना है। और फिर ठीक मैं है क्या सर। करूंगा कि मैं CT2 और ऑक्सिलरी को अपने पुराने रूल से एडिशन के तौर पे सब्ट्रैक्ट ऐड करूंगा, एडर बनाऊंगा, ताकि मुझे ओवरऑल सब्ट्रैक्शन मिल जाए। अगर मैं यूं नहीं करता तो फिर नेगेटिव और नेगेटिव मेरे पास इंपैक्ट जो है ना वो पॉजिटिव लेकर आ जाएगा, यानी फिर मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव तो ऐड हो जाते हैं। सर ये CT2 से दोबारा समझा दें जरा, थोड़ा रिपीट हाँ, कर दें मैं लास्ट यही में। मैं यही बता रहा सर हूँ कि जो CT2 है, CT2 का जो सोर्स है ना वो फर्क है। CT2 का जो सोर्स है वो मेन प्राइमरी कंडक्टर है 11 kV का या 220 kV का, ठीक है। CT2 का जो सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, वो ऑक्सिलरी CT से डिफरेंट है। इसीलिए इन दोनों को मैंने, जो मेरा एडर है, एडर प्रिंसिपल जो है डॉट को डॉट के साथ मिलाने का, मैंने वो यहां पर लगाना है, ठीक है। लेकिन समझ आ गई बात की, ये हमने जो लैब में किया था ये वो रूल है, यूं समझ लें। अभी जो मैंने आपको पीछे उसकी एग्जांपल भी दी है तो, लेकिन अगर CT1 जो है वो सोर्स आगे एक और सिटी का बन रहा है जो कि ऑक्सिलरी सिटी है, तो फिर ये वाला रूल लगेगा जो मैंने आपको बताया कि डॉट को डॉट के साथ मिलाएंगे तो वो सब्ट्रैक्शन वाला काम करेगा। समझ आ गई ना बात? ये इंडिपेंडेंट होने का नाम है। यानी अब मैं ये सारे को मिटा के ना, इसे अगर एक सेकंड, इस सारे को मिटा के मैं अगर इसको जो है वो इस तरह से मैं लिख सकूं कि इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट सिटीज, अगर मैंने उनको ऐड करना है तो डॉट को डॉट के साथ कंबाइन कर दें। सही। अगर आप इफ यू हैव द इंडिपेंडेंट सिटीज, इंडिपेंडेंट से मुराद क्या है? द सोर्स इज इंडिपेंडेंट, सोर्स ऑफ द सिटी इज इंडिपेंडेंट। सही। यानी दोनों सिटीज का जो सोर्स है वो, यानी ये ना ये होना चाहिए कि एक सिटी दूसरे पर, लेकिन अगर CT2 जो है वो डिपेंड कर रहा है CT1 की आउटपुट पे, अब आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर CT2 जो है वो CT1 की आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है तो डॉट और डॉट को जो है वो आपस में मिलाना सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट देगा। क्यों नहीं समझ आई ये बात? यस सर। ठीक है सर। ठीक है, ये रूल है। तो बुक में जो एरोज लगे हैं ना उनको बल्कि मिटा दो, खुद तस्वीर बनाओ और डॉट्स लगाओ और अपने एरोज के साथ आप करो तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। और रूल ये लगाना है, ये जो मैंने आपको बताया, दैट इफ द टू सिटीज हैव इंडिपेंडेंट सोर्स, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, कि जैसे CT2 जो है अभी आपने देखा, CT2 सॉरी ऑक्सिलरी जो है वो CT1 पर डिपेंड कर रहा है, भाई CT1 मुझे इनपुट देगा तो वो तो डिपेंड कर रहा है, तो वहां डॉट डॉट सब्ट्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कोई एक दूसरे का लोड नहीं बन रहा, तो वहां पर आपका जो डॉट डॉट है वो एडिशन का काम करेगा। ठीक पॉजिटिव है, रिस्पॉन्स ये देगा सर। एक्चुअली, ठीक है। हाँ सर यानी कि ये एक्चुअली रूल है। हाँ जी। सर ये डॉट है क्या चीज असल में? क्या ये करंट क्या चीज है सर? ये डॉट जो होता है डॉट मैंने बताया, जो डिजाइनर है, डिजाइनर डॉट इसीलिए लगाता है ताकि जब इसको जो है ना खोलना हो, या जो है हाँ जब इसको खोलना हो, या वो मार्क एक लगा देता है कि यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हो रही है,
डॉट ऑफ एवरी ट्रांसफार्मर या सिटी ऑफ पावर और पावर ट्रांसफार्मर ये बताता है कि यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे डॉट से और अनडॉटेड टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो आप स्टार्ट ऑफ द वाइंडिंग से लेके एंड ऑफ द वाइंडिंग तक चले जाएंगे। यानी कि मे बी आप मशीन डिज़ाइन में वाइंडिंग्स पढ़ रहे हैं लैब या वेव, आई डोंट नॉट नो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये मेरे पास जो है वो, अब मैंने ये स्लॉट्स रिप्रेजेंट की हैं, ठीक है, बहरहाल जैसे भी बनी है। यहाँ पर जो कॉइल पड़ा है और जो यहाँ पर जो कॉइल पड़ा है, ये अब मैंने यहाँ से अपनी वाइंडिंग अगर स्टार्ट की है तो ये मेरा जो कॉइल है वो ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है ना। तो मैं यूं कह सकता हूं कि भाई ये वाला जो है ना, ये मेरा डॉटेड टर्मिनल है, यहाँ से मेरी वाइंडिंग स्टार्ट हो गई। अब ये जो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये स्लॉट नंबर थी 1, ये है स्लॉट नंबर 2, ये है स्लॉट नंबर 3, 4, 5, 6। तो वाइंडिंग के मुताबिक, अब ये अलग सब्जेक्ट है मैं उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन वाइंडिंग के मुताबिक स्लॉट 1 से कंडक्टर स्लॉट 6 में जाना है। तो ये मेरे पास जो है वो स्लॉट 6 है और ये जो टोटल है वो मेरे पास स्लॉट नंबर 1 है। तो स्लॉट नंबर 1 से स्लॉट नंबर 6 में गया, स्लॉट नंबर 6 से दोबारा स्लॉट नंबर 3 में चला जाएगा कंडक्टर, स्लॉट 3 से 2 में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से वाइंडिंग होती है। ये एक फेज की वाइंडिंग हो रही है, मिसाल के तौर पर रेड फेज की, क्यों नहीं समझ आ रही बात की। तो हत्ता के डॉटेड टर्मिनल से लेके अनडॉटेड टर्मिनल तक जो आपका कंडक्टर है वो 1 से लेके मिसाल के तौर पर 10 स्लॉट्स में घूमता है, क्यों नहीं समझ आ रही बात। यस सर। सर आ रही है। तो हाँ जी, और एक स्लॉट जो है ना उसमें तीनों फेज की वाइंडिंग्स होती हैं और सेपरेट हमने उनको किया होता है इंसुलेशन से। जैसे आप ट्रांसफार्मर में 2 फेजेस को ऑयल इंसुलेशन से सेपरेट करते हैं, इसी तरह से हम मोटर में इंसुलेशन रख के, यानी जो उसकी स्लॉट होती है वो इस तरह की बनी होती है, ऐसे ऐसे मुंह उसका ऊपर तंग किया होता है ताकि जब मोटर घूमे तो जो कॉइलें हैं वो बाहर ना निकल जाएं, इस तरह से होती है। और इसकी भी पूरी कई कई टाइप्स हैं। यहाँ पर एक फेज की स्लॉट है तो यहाँ पर दूसरे फेज की स्लॉट है, और अभी इसको नीचे गहरा कर लो इस तरह से तो यहाँ पर तीसरे फेज की स्लॉट अपना कॉइल आ जाती है, स्लॉट कह रहा हूँ, कॉइल आ जाती है। तो अब समझ में है। तो स्लॉट नंबर 1 से लेके स्लॉट नंबर 10 तक एक फेज जो है वो डॉट से स्टार्ट हुआ और अनडॉटेड तक चला गया, और क्लॉकवाइज गया या एंटी क्लॉकवाइज गया, ये डिपेंड करता है अब तुमने इसको, यानी स्लॉट्स कहाँ हैं। अगर तुम 1 से 6 तक आए हो, 6 के बाद 3 में, तो ये क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ना। तो मे भी 6 के बाद तुम इधर चले जाते तो ये क्लॉकवाइज बन जाता है ऐसे। समझ आ रही बात, ये चीज है, सही है ना। क्योंकि गोल होता है ना आपके पास, यानी ऐसे बना सर्कल में होती है ना स्लॉट्स आपके पास, क्यों जी। तो Yes, यस आप सर। 1 से 6 के बाद उसके बाद यानी आप आपकी जो वाइंडिंग है वो क्लॉकवाइज गई है, एंटी क्लॉकवाइज गई है। एक्चुअली ये वो बात हो रही है कि डॉट से अनडॉट, और ये है डिजाइनर लेवल पे। अभी जो मैंने बात की वो डिजाइनर लेवल पे है, मगर जब आप बात करते हो कि मैंने अब एक चीज को सर्किट में लगाना है तो मैं फिर वाइंडिंग को तो भूल जाऊंगा ना, मैं स्लॉटें वाइंडिंग्स इस तरह की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि वो तो मशीन डिजाइन का सब्जेक्ट बन जाता है बिल्कुल। तो मैं जिस चीज की बात करूंगा वो होगा कि मेरा नेटवर्क में लगाने के लिए डॉट मुझे क्या हेल्प कर रहा है। अब नेटवर्क में मुझे ये हेल्प चाहिए कि मुझे कभी करंट की सब्ट्रैक्शन चाहिए, कभी करंट की एडिशन चाहिए, कभी मुझे उसको वाई में और कभी उसको डेल्टा में कनेक्ट करना है। तो मतलब मेरे नेटवर्क के अलग बखेड़े हैं। तो डॉट मुझे इसमें ये हेल्प करता है कि डॉट से करंट एक से लीव होगा तो दूसरे से एंटर हो रहा होगा, एक से एंटर है तो दूसरे से लीव है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया और अब हम इससे फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि अभी आपके सामने जो है वो ये सब्ट्रैक्शन एडिशन सॉरी वो लगा हुआ है आपका ऑक्सिलरी सिटी वाला, जिसमें नेगेटिव आंसर आ रहा है आपके पास, समझ आई। तो ये होता है डॉटेड का अनडॉटेड के साथ कॉम्बिनेशन। अभी जैसे ये आपके पास जो है वो एडर लगा हुआ है और ये आपके पास सब्ट्रैक्टर लगा हुआ है। इसमें जो दोनों सिटीज हैं, ये अगर आपके पास ऊपर वाला सिटी 1 है और जो नीचे वाला सिटी 2 है, ये इन दोनों की जो इनपुट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी बोथ सिटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे हैव इंडिपेंडेंट इनपुट। अब जो लैब में हो रहा था, लैब में ये हो रहा था कि जब मैं रियोस्टेट के बाद दोनों सिटीज को इनपुट दे रहा था ना तो वो टैब इफेक्ट आ रहा था, इसीलिए मुझे एडर नहीं था मिल रहा।
लिहाजा मैंने जब शुरू से आप देखो सब दोनों के रियो स्टेट्स अलग अलग किए तो वो इंडिपेंडेंट इनपुट बन गई दोनों सिटीज को, जब वो जाके इस रूल के तहत ऐड होने लग गया। ये वो अगर मैं यूं करूं कि मेन सिटी के अंदर जो है वो ऑक्सिलरी लगा दूं, अब जो ऑक्सिलरी सिटी है जो अंदर का लगा हुआ है 2.5 से 3 वाला, ये मेन सिटी का लोड बन चुका है। ठीक है, ये मेन सिटी पर यानी सिटी 1 पर डिपेंड कर रहा है। अब ये जो डॉट डॉट है ये फाइनल सेकेंडरी पे आपको नेगेटिव का इफेक्ट दे रहा है। अब आप पे है, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो आप डॉट को अनडॉट के साथ मिलाओ ताकि नेगेटिव नेगेटिव आपका ऐड हो जाए, और अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो अब आप एडर का रूल लगाओ जिसमें डॉट को डॉट के साथ मिलाओ ताकि वो सब्ट्रैक्शन बन जाए। क्लियर? यस सर, तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ये उसने बताया भी हुआ है कि आपका जो सिटी 1 है इसका जो ये देखो ये वो यहाँ पर बता रहा है कि सर डॉट को तो डॉट से मिलाने से पॉजिटिव होना था, आपने जैसे पहले बताया सोर्स इंडिपेंडेंट अगर जी तो। जी 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 बिल्कुल, डॉट को डॉट से पॉजिटिव ही होगा ना, लेकिन यहाँ से नेगेटिव भी तो आ रहा है ना ऑक्सिलरी से, तो वो टोटल आपके पास सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा फिर। सर इसमें ये काइंडली बताइएगा, जैसे अगर ये हमारा यहाँ पर -2.5 हो गया हाँ ऑक्सिलरी हाँ की वजह से, जी यहाँ जी से इसने स्टेप अप हुआ और ये -3 करंट हो गया हमारा CT1 में, हाँ और हाँ उसके बाद यहाँ पर ये डॉट और अनडॉट आपस में लिंक हैं, और यहाँ पे सोर्स भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर डॉट और अनडॉट से क्या होगा कि वो हमारा नहीं नहीं, पॉजिटिव। डॉट डॉट के साथ है जी शिरजीत, जी डॉट जी, डॉट के डॉट साथ है, अनडॉट के साथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा फिर इस तरह कि नहीं? ये सिटी 2 जो है ना ये ऑक्सिलरी के डॉट के साथ कनेक्ट है, तो इन दोनों की इनपुट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो ये एडर बन जाएगा। अभी वो मैंने रूल बताया था ना इंडिपेंडेंट ठीक है, इंडिपेंडेंट ओके। इनपुट का। ऑक्सिलरी सिटी जो है और जो सिटी 2 है दे बोथ आर इंडिपेंडेंट इनपुट्स, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। लिहाजा यहाँ पर जो डॉट मार्किंग्स का जो कम्बिनेशन है वो एडिटिव इफेक्ट देगा, मगर जो ऑक्सिलरी सिटी है जो सिटी 1 के साथ कनेक्टेड है डॉट डॉट के साथ, वो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट देगा, तो ओवरऑल आपके पास सब्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक हो गया, -3 + 3 0 हो जाएगा यानी कि। हाँ, इसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के साथ सिर्फ समझो तो ये फौरन से सॉल्व हो जाएगा एक्चुअली। सर ये डिपेंडेंट वाला भी बता दें किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं कि देखे ना, ये। ऑक्सिलरी जो है वो सिटी 1 पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है सर। ऑक्सिलरी जो है वो सिटी 1 पे डिपेंड कर रहा है ना, यस सर। लेकिन सिटी 2 जो है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ऑक्सिलरी एंड सिटी 2 दे बोथ आर इंडिपेंडेंट। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो आर्टिकल है ना आपका वाई एंड डेल्टा कनेक्शंस, मैं अभी इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। मे बी आगे हालात अगर बेहतर हुए एंड यू विल कम इन द लैब तो विल प्रैक्टिस इन द लैब बिकॉज इट्स क्वाइट इजी कि हम इसको 3 फेज को एक दफ़ा लैब में लगा कर देख लें। तो और दूसरी बात ये है कि जो वाई एंड डेल्टा कनेक्शन है ना ये उस वक्त ज़रा अच्छा समझ में आएगा बिकॉज इट्स जस्ट द कनेक्शन कनेक्टिंग द सिटी सेकेंडरीज इन वाई और डेल्टा, नथिंग एल्स। ये वाई और डेल्टा से मुराद है कि सिटी के सेकेंडरी को वाई में या डेल्टा में कनेक्ट करना है, बिकॉज प्राइमरी तो एक ही सिंगल कंडक्टर कंसीडर किया जाता है। तो ये हमें जब हम वो रिले पढ़ेंगे ना आगे, तो ये जो फ्लक्स समिंग सिटी है ये भी हमें उसी वक्त समझ में आएगा, और जो रेजिडुअल आप ले रहे हो जीरो सीक्वेंस करंट शंट वाला, ये भी हमें उस वक्त हम एक दफ़ा देख लेंगे तो हमें तब समझ में आएगा जब हम एक्चुअली। बाकी ये जो है वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स और ये मैं अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ एंड आई एम जंपिंग टू द चैप्टर नंबर 4 एक्चुअली। चैप्टर नंबर 4 जो है मैं इसको जी अमाद। सर ये जो आपने एग्जांपल भी बताई है सर, ये हाँ हाँ, एट अ टाइम क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट भी देगी और एडिशन का एडिशन भी का भी देगी, देगी। जी जी, और कभी आउटपुट पे 3 एम्पेयर आएगा तो कभी 0 आएगा, ऐसे ही है नहीं ना? नहीं 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 नहीं, कंबाइंड इफेक्ट आएगा। सब्ट्रैक्शन तो आ रहा है पीछे से, अच्छा, आगे आपने ठीक उसको एडिशन दिया तो फाइनल आपको सब्ट्रैक्शन 0 मिलेगा। ठीक होगा। हाँ, ये कभी 3 ठीक कभी 0 ऐसे नहीं होगा, वो तो फाइनल एक एक करंट बनेगा ना जो बर्डन में से जाएगा। ठीक सर, ठीक हाँ, है वो सर। वो 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 बनेगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 जो है मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, नॉन पायलट ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। नॉन पायलट से मुराद यही है कि जो रिले जहाँ पे लगी हुई है वो उधर ही के इनपुट लेकर आंसर करे। ठीक है, ये क्या है यानी ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये आपको यानी तब पता चलेगा। देखो वो कह रहा है कि इन दिस चैप्टर
and chapter number 5 we will examine non-pilot transmission line protection systems, also known internationally as graded or relatively selective और नॉन यूनिट सिस्टम्स। relative selection मतलब एक रिले की दूसरे रिले के साथ सिलेक्शन। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है the relays base their decisions solely on the measurement of electrical quantities at the relay end of the protected line section। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर शेखुपुरा में एक रिले लगी हुई है और एक रिले यहाँ पर मुल्तान रोड पे लगी हुई है आपके यहाँ जो एनटीडीसी का ग्रिड है, तो ऐसा नहीं है कि जो मुल्तान जो शेखुपुरा वाली रिले है उसको कोई अगर ये नॉन पायलट प्रोटेक्शन है, अगर ये नॉन पायलट प्रोटेक्शन है तो ऐसा नहीं है कि जो शेखुपुरा वाली रिले है वो कोई कैरियर सिग्नल ले रही हो आपका जो है अपना मुल्तान रोड से। यानी मुल्तान रोड पे जो सिटीज़ लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिटीज़ की जो आउटपुट है वो हम किसी कम्युनिकेशन सिग्नल के तहत किस कम्युनिकेशन डिवाइस लगा के कि करंट कितना आया है वो हम उधर शेखुपुरा सेंड कर दें और रिले ऑपरेट कर जाए, ऐसा नहीं है। इसको हम बोलते हैं नॉन पायलट। ठीक है, नॉन पायलट से मुराद ये है कि जो शेखुपुरा वाली रिले है वो अब जो शेखुपुरा में सिटीज लगे हैं उनके तहत ऑपरेट करेगी या नहीं। जो शेखुपुरा जो मुल्तान रोड वाली है वो अपने सिटीज के तहत ऑपरेट करेगी या नहीं। ऐसा नहीं है कि दोनों रिलेज दोनों जगह की रिलेज का कोई कैरियर सिग्नल यानी कम्युनिकेशन सिग्नल के तहत कोई ट्रिपिंग हो रही है या नॉन ट्रिपिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द नॉन पायलट। नॉन पायलट इसको दूसरा नाम फिर आप दे सकते हैं नॉन कम्युनिकेशन, नो कैरियर सिग्नल। ठीक हो गया, तो यानी इसको हम यूं कहेंगे और भी आसान तरीके से कि लोकल डाटा जो आपको ग्रिड पे मिल रहा है रिले को, बस उसके तहत वो ट्रिप कर रही है। ठीक है, जो भी उसने ट्रिपिंग करनी है, जिस भी सेक्शन को उसने जो है वो प्रोटेक्ट करना है। फिर वो यहाँ पे कुछ लाइन सेगमेंट्स जो हैं उनका वो बता रहा है कि जो है अगर आपका जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, अगर वो यानी कि जो लाइन की जो इम्पीडेंस है उससे कम हो ए से बी तक, अब ए को फिर आप शेखुपुरा कंसीडर कर लें और बी को आप मुल्तान रोड कंसीडर कर लें। ये मैं मिसाल इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो बहरहाल कुछ लोग हैं जिनको एनालिसिस पढ़ा मैंने, दे नो दैट, और बाकी भी अगर वो ग्रिड पे गए होंगे दे नो दैट द टू आर कनेक्टेड। तो अगर जो लाइन का जो इम्पीडेंस है वो कम हो एक्स इक्विवेलेंट से, अब एक्स इक्विवेलेंट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वो शॉर्ट लाइन है। अगर जो लाइन का जो इम्पीडेंस है वो एक्स इक्विवेलेंट से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि वो लॉन्ग लाइन है। यानी शॉर्ट लाइन और लॉन्ग लाइन में इस तरीके से हम डिवीजन कर लेते हैं, और ये वाली जो डिवीजन है ना ये चैप्टर नंबर 5 में आएगी। ठीक है, सर ये यानी ये वाला जो पर्टिकुलरली जो कि इम्पीडेंस थोड़ी है या बड़ी है, क्योंकि चैप्टर 5 डिस्टेंस प्रोटेक्शन है और डिस्टेंस प्रोटेक्शन इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ओवर द इम्पीडेंस। तो एक्स इक्विवेलेंट जो है ये याद रखो, जब भी हम पावर नेटवर्क की बात करते हैं इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द थेवेनिन, and in analysis we have calculated Thevenin while doing the short circuit analysis। अगर आपको याद हो स्टिल, सो जहाँ पे फॉल्ट आता था मेन फीडिंग पॉइंट से वहां तक वी कैलकुलेट द थेवेनिन। ठीक है, तो ये वाला जो पीछे सोर्स लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये कोई जनरेशन पॉइंट है आपका। ठीक है, और ये वाला जो ग्रिड है, अब ये वो पॉइंट है जहां से आपने कंसीडरेशन शुरू की है लाइन की। ठीक है, क्योंकि आपने दो पॉइंट्स को लिया ना, ए और बी, इसका मतलब ये है कि ए से पहले जनरेशन तक जितना भी है वो आपने थेवेनिन कैलकुलेट कर लिया। चाहे जनरेटर पे तरबेला ले लो, मंगला ले लो, मंगला से लेके शेखोपुरा तक का जो नेटवर्क है उसका थेवेनिन कैलकुलेट कर लो, या शेखोपुरा से खड़े होके पीछे जहां से उनको फीडिंग आ रही है। देखो मेरी बात, ये जरूरी नहीं है कि ये वाला जो उसने पावर सोर्स रिप्रेजेंट किया ये जनरेशन ही हो। अगर शेखोपुरा को पीछे डायरेक्ट फीडिंग जो है वो तरबेला से आ रही है फिर तो ठीक है, लेकिन आई डोंट रिमेंबर कि शेखोपुरा को पीछे फीडिंग कहाँ से आ रही है। जिन लोगों ने असाइनमेंट की मैं भी दे रिमेंबर, फ्रेशली मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ही पॉइंट बन जाएगा। तो वहां से यहाँ तक का जितना भी नेटवर्क है, जितने बसेस का भी नेटवर्क है, ये उसका इक्विवेलेंट है। ठीक है, उसका थेवेनिन है।
तो ये वो वैल्यू है जिसको वो एक्स इक्विवेलेंट कह रहा है, आप इसको थेवेनिन कंसीडर कर लें। एंड इट इज नॉट समथिंग जो कुछ लोग समझें कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा, इट्स जस्ट अ थेवेनिन वैल्यू। और आप समझ सकते हो कि नेटवर्क जो है उसमें कई ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, तो अगर आपका ए से लेकर बी तक जो है वो मामला यूं है कि आपकी जो लाइन की जो इम्पीडेंस है वो थेवेनिन से कम रह गई है, इसका मतलब ये है कि जी आपकी जो लाइन है ना वो शॉर्ट कंसीडर की जाएगी। अब आपकी जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है ना उसको फिर हमें देखना पड़ेगा, और आप इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, ना ए वाले ग्रिड पे लगा सकते हो शेखुपुरा में, ना यहाँ बी जो मुल्तान रोड है, दोनों पे आप इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन से अवॉइड करोगे क्योंकि वो बहुत तेज चलती है और मेल फंक्शनिंग कर सकती है। तो अगर लॉन्ग लाइन है, मे बी ए और बी के दरमियान बहुत बड़ा फासला है, माइल्स लॉन्ग, तो आपका लाइन बड़ा हो गया थेवेनिन से, तो इसका मतलब ये कि वो लॉन्ग लाइन है, उसका सिनेरियो फिर अलग होता है। ठीक है, तो वो ये यहाँ बता भी रहे हैं सिस्टम द रिलेज बेस देयर डिसीजंस। अच्छा ये तो खैर वो है जो मैंने भी बताया था। अच्छा बाकी रह गई ये बात, ये जो उसने लिखा हुआ है फ्यूजेज, सेक्शनलाइजर्स एंड रिक्लोजर्स, ये वाले जो इक्विपमेंट हैं प्रोटेक्शन के जो कि बहुत कॉमनली जाने जाते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी जैसे कि उसने यहाँ पर लिखा है, उसने कहा है कि these three devices they are the primary protective requirements, ये जो सेकंड लाइन है, प्राइमरी प्रोटेक्टिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है मैं उसको 11 केवी से कंसीडर करता हूँ, चाहे जाए कि वो 132 केवी का ग्रिड होता है, लेकिन 132 केवी तो इनकमिंग होती है ना लेस्को की, लेकिन आगे तो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जो प्राइमरी है वो 11 केवी पे ही हो रही है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना आपका, जो 11 केवी का सिस्टम है, मैंने इसलिए उसका नाम लिया, जो 11 केवी और जो 400 वोल्ट का जो सिस्टम है, ये उसकी बात हो रही है। वहां पर ये फ्यूज, सेक्शनलाइजर्स और रिक्लोजर्स लगते हैं। ठीक है, खास तौर से जब आपने ये ट्रांसफार्मर देखा है जो गली में लगा होता है स्ट्रीट एंड पे, उसकी जो प्राइमरी साइड होती है उस पर फ्यूज लगा होता है, और सेक्शनलाइजर्स लगते हैं बस पे, जो पैनल होता है ग्रिड में आपके पास, उस पे दो बसेस को मतलब जो सेपरेट करने के लिए, लोड स्विच भी इसको हम कह सकते हैं, सेक्शनलाइजर्स हम लगा सकते हैं, यानी कि अगर एक बस ओवरलोडेड हो गई है तो उसको दूसरी बस के साथ सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल दीज थिंग्स दे ही इज डिस्क्राइबिंग दैट दीज थिंग्स कम इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन वो कहता है कि since our concern here is primarily the transmission and generation elements of the modern power system and not the distribution system, so we'll only touch upon some of the distribution elements involved। यानी जिसका उसने नाम लिया है उसको वो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं नीचे कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और जो ये इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बता रहा है कि मेन्स क्या है और लेटरल्स क्या हैं, और इस तरह से। तो ये जो है यानी विल कंसीडर दिस, लेकिन आई हैव डिसाइडेड टू फर्स्ट कंसीडर द रिले जो कि ओवर करंट रिले है। यानी मैं फ्यूज को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फ्यूज भी हमारे पास आगे आएगा व्हेन विल स्टडी मोटर, क्योंकि फ्यूज मोटर में लगता है या इस तरह से। और रिक्लोजर जो है इट्स नथिंग बट जस्ट ये इतनी मॉडर्न सर्किटरी है कि रिक्लोजर में भी यहाँ पे ग्रिड्स पे ना हो, यानी एक दफा फॉल्ट आए तो उसको दोबारा रिक्लोज करके देखना कुछ सेकंड्स के बाद कि मे बी फॉल्ट क्लियर हो गया हो, दैट इज कॉल्ड रिक्लोजर। और रिले तो रिले ही है, वो हम अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, सो इसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि हम आगे जब स्टडी करेंगे ना तो हमें पता चलेगा। तो इसलिए मैं जो है वो चीज़ एक्चुअली फोकस करना चाह रहा हूँ कि जो जैसे उसने कहा कि मेन कंसर्न जो है, अभी जैसे मैंने पीछे सिटीज़ देखे हैं, तो सिटी के आगे जो रिले लगेगी, मैं एक्चुअली इसलिए उधर आ रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे आप ये देख सकते हो क्योंकि हमने अभी ताज़ा ताज़ा सिटी पढ़ा है, तो आप अगर ये डायग्राम देखो जो फिगर ए है, इसमें ये एक बस या एक ग्रिड रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद ये ब्रेकर आ गया, फिर ये सिटी आ गया, और फिर ये रिलेज आ गई। तो हाउ सिटी इज ऑपरेटिंग द रिले, एक्चुअली मैं इसकी तरफ आना चाह रहा हूँ ताकि जो हमने अभी सिटी पढ़ा है उसका प्राइमरी सेकेंडरी रेशो हमारी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाए। तो ये कह रहा है कि ये वाला एक उसने हमें लाइन डायग्राम दी है, ये फिगर है आपकी 4.4। ठीक है, फिगर 4.4 जो है उसमें वो एक लाइन डायग्राम का जिक्र कर रहा है ए में और बी में। सी वाला जो इसका पार्ट है ना वो नहीं हम स्टडी करेंगे क्योंकि वो है लैब वाला पार्ट, यानी अगर आप बकायदा फील्ड में जाके या लैब में रिले को लगा रहे हो तो फिर उसको डीसी सप्लाई भी देनी पड़ती है, और फिर ये लैचिंग वगैरह को हम देखते हैं। लेकिन एज फार एज द थ्योरी इज कंसर्न,
विल सी द सेटिंग ऑफ द रिले एंड द सिटी रेशो। तो पहले आपके पास पार्ट है ए, ठीक है, लेट्स सी स्टार्ट सीइंग इट के ये क्या है। ये एक ग्रिड है, उसके बाद उसने उसका ब्रेकर दिखाया, ठीक है। और ये ऐसे होता है कि ग्रिड से जब भी आपने सप्लाई आगे ट्रांसफर करनी होती है तो प्रोटेक्शन सर्किटरी के थ्रू की जाती है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर को जाना है, इस डायग्राम को हमने नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है। तो नीचे वो बस है या ग्रिड है आपका। उसके बाद 52 जो है, 52 एक उसने बॉक्स रिप्रेजेंट किया। 52 इज नथिंग बट सर्किट ब्रेकर। ये उसने यहाँ पर लीजेंड बनाया हुआ है, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो 52 जो है ना, ये कुछ NCIEEE नंबर्स होते हैं और ये सर्किट ब्रेकर की टाइप को मेंशन करते हैं कि भी सर्किट ब्रेकर जो है वो आपके पास SF6 लगा हुआ है, ऑयल है, एयर है, वैक्यूम है, तो वो एक्चुअली उससे वाज़ेह हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल 52 सर्किट ब्रेकर जो है वो आपके पास लगा हो। उसके बाद ऊपर एक सिटी लगा हुआ है। अब ये एक सिटी नहीं है, ये आप बी फिगर में देख सकते हो दैट वी हैव 3 cities ईच फॉर 1 फेज, यानी पर फेज आपके पास हर एक सिटी लगा हुआ है। और उसके ऊपर सिटी जो है वो आगे रिले को सिग्नल दे रहा है। तो आपके पास जो है वो 2 तरह की रिलेज लगी हुई हैं, टोटल 3 रिलेज लगी हुई हैं 2 तरह की। एक है 51 रिले जो कि टाइम डिले रिले कहलाती है, ठीक है, टाइम डिले। यानी ये हमारे पास यहाँ पे उसने लिखा है, ये NC नंबर्स हैं, यानी शॉर्टकट्स हैं, जैसे शॉर्ट कीज होती है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये आहिस्ता आहिस्ता हम इससे फेमिलियर हो जाएंगे। तो 51 जो है इट इज नथिंग बट फेज ओवर करंट रिले, ठीक है। फेज में अगर ओवर करंट आ रहा है, फेज ए में आ रहा है या सी में आ रहा है या बी में आ रहा है, तो हम 51 रिले लगा देते हैं, ये फेज है। और 51G जो है, G इज रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड, कि अगर आपका कोई फॉल्ट ग्राउंड के साथ पड़ गया फेज का, यानी फेज ए का ग्राउंड के साथ फॉल्ट पड़ गया, बी का या सी का, या डबल लाइन टू ग्राउंड हो गया या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड हो गया, कोई भी ग्राउंड फॉल्ट हो गया, तो 51G जो है वो उसको हैंडल करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये रिले का कॉइल रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि रिले में कॉइल होता है, ठीक है। रिले इज नथिंग बट द कॉइल्स, या सॉलिड स्टेट में अब RLC सर्किट्स होते हैं आपके पास और ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को देखें तो उसमें इंडक्शन कॉइल्स होते हैं। तो ये उसने यहाँ पे कॉइल्स को रिप्रेजेंट किया है, ये जो 51G के ये है, ये कॉइल है एक्चुअली। और 2 रिलेज आपके पास फेज रिलेज हैं और एक रिले आपकी ग्राउंड रिले है जो उसने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। अच्छा, अब 2 जो हैं वो 2 फेज क्यों है और एक ग्राउंड क्यों है, और ये सारा सबसे पहले ये देखो कि जब आप लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हो, जब आप ई टैप में भी करोगे, तो लाइन सिंगल लाइन डायग्राम का एक तो ये फायदा होता है कि आपको हर फेज का सिटी अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है सारा ये मैं आपको बता देता हूँ, इस बारे में फिक्र ना करें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लाइन डायग्राम को समझें कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होती है। सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो एक बहुत बड़े नेटवर्क को बहुत छोटा करके समझाने का मकसद होता है, ताकि मतलब हमें नेटवर्क की ओवरऑल सिचुएशन समझ में आ जाए कि नेटवर्क में कितनी बसेज हैं, कितनी रिलेज लगी हुई हैं या किस तरह की रिलेज लगी हुई हैं, ठीक है, ब्रेकर कहाँ है, सिटी कहाँ है, ये सारा। अगर हम उसको एक्सपेंड करके देखना चाहें तो वो फिगर बी है आपके पास, ठीक है। उसमें देखो फिर पर फेज उसने एक्सप्लेनेशन दी है, वो मैं अलग बताऊंगा। ये पहले लाइन डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और फिर सिंगल लाइन डायग्राम के साथ एक लीजेंड लिखा जाता है, जैसे कि ये ऊपर भी लिखा उसने और नीचे भी लिखा हुआ है, ताकि रीडर को समझ में आ जाए कि ये क्या क्या शॉर्ट अपना वो लिखे हुए हैं, अपना मुखफ़फ़ जो हैं जो आपके हैं, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है। तो मतलब अच्छा, और दूसरी ये बात, ये बहुत अहम होता है, यानी लीजेंड को स्टडी करना और लाइन डायग्राम को। यानी मेरे सीनियर है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देकर बताता हूँ। उनका जब इंटरव्यू हुआ ABB में, मेरे पास UK में आए, मेरे सीनियर से मुराद मेरे UET के सीनियर है, तो मैं उनको सीनियर ही कहता हूँ। तो 12 मास्टर्स में हम इकट्ठे हो गए, वो यहाँ 4 साल सीमेंस में काम किया, UK आए तो ABB में उनकी जॉब हुई ना, तो उनसे इंटरव्यू जो उन्होंने लिया वो सिंपल, उन्होंने सारा मैप खोला अपना, जो जैसे ग्रिड मैप होता है, मे बी जब आप NTDC ग्रिड गए हो तो वो जैसे, तो वो कह रहे थे कि बस हमें ये लीजेंड एक दफ़ा पढ़ के बता दें, दैट्स इनफ।
तो वो लीजेंड को वो मतलब उसमें जारी बात है कई सारे सिंबल्स और कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि द पर्सन हैव इंफॉर्मेशन ऑफ पावर नेटवर्क के वो उसमें क्या हो रहा है, क्या है वो सारा। अच्छा, अब इसमें जो वो बता रहा है वो ये बता रहा है कि सिटी जो आपने ख़रीदा है, जो सिटी आपने परचेज किया है अपने ग्रिड के लिए, वो 1200/5 मल्टी रेशो सिटी है, MR मल्टी रेशो। ये देखो उसने यहाँ पर नीचे जो है वो बताया भी है, ये स्टार है तो ये लिखा हुआ है मल्टी रेशो। और C और डबल N से मुराद है कि कनेक्टेड कौन सी उसकी वैल्यू है 600/5, जिसको अभी नहीं समझ आ रही मैं उसको दोबारा, क्योंकि इट इज़ आवर फर्स्ट टाइम। ये मैंने एक टेबल दिखाया था अगर आपको याद हो, अब इस टेबल को हमेशा याद रखना। यहाँ पे मैंने एक टेबल दिखाया था जो ये वाला, ये टेबल 3.1 है, ये मैंने बताया था ना कि ये आखिर तक चलेगा, ये टेबल 3.1 है। तो मल्टी रेशो सिटी खरीदने का फायदा ये होता है कि आपको ना बार बार उसका एरर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यानी आपको ओवरऑल पता चल जाता है कि ये सिटी जो है ये कैसा परफॉर्म करेगा, ये भी इसका फायदा होता है और ये सबसे बड़ा फायदा है। वरना एक तो सिटीज की तादाद इतनी हो जाती कि फील्ड में जगह ही नहीं रहनी थी, और ये दूसरा उसका फायदा एरर कैलकुलेशन के लिहाज से है। तो वो ये कह रहा है कि 1200/5 का सिटी जो है ना वो हमने खरीदा हुआ है, MR मल्टी रेशो, और उसकी ये वाली जो आपकी आउटपुट है ना 600/5 वाली, ये हमने कनेक्ट की हुई है, बाकियों को कनेक्ट नहीं किया या कंसीडर नहीं किया, यूं भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा जो उसने यहाँ पर शो किया। ठीक हो गया जी। So 1200/5 multi ratio is purchased and the connected ratio is 600/5। तो ये होगी लाइन डायग्राम। अब 51 जो है ये दो रिलेज हैं, और 51 रिले जो होती है वो हर फेज में लगती है, यानी जैसे फेज ए है उसमें भी लगी हुई है, फेज सी में भी लगी हुई है। फेज बी में उसने हल्का सा रिप्रेजेंट किया है कि लगा सकते हैं और नहीं भी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि लेट से अगर ए टू बी फॉल्ट आता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट आता है, ए बी फॉल्ट आता है, तो 51 ए में तो लगी हुई है ना, यानी फेज ए में तो रिले लगी हुई है, तो बस Yes, sir, ठीक है लगी कि हुई है। ब्रेकर को सिग्नल मिल गया। इसी तरह से अगर बी और सी का फॉल्ट आता है तो सी में तो रिले लगी हुई है ना, तो सी से सिग्नल चला जाएगा। इसी तरह अगर और कौन सा रह गया, ए और सी दोनों में लगी हुई है। अच्छा, अगर 3 फेज फॉल्ट आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लगा दें तब भी ठीक है, ना लगा दें तब भी। और अगर हम लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये रिले बैकअप के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। मे बी अगर सी जो है, सी वाली जो रिले है वो मेल फंक्शन हो जाए, तो कम से कम बी वाली जो रिले है वो जो है आपका जरूर उसको कवर कर लेगी, जब भी जब भी आपके पास बी टू सी फॉल्ट पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी सी वाली रिले खराब हो जाएगी और ए से सी का फॉल्ट पड़ेगा तो ए वाली रिले कवर कर लेगी, लेकिन अब बी से सी का फॉल्ट पड़ेगा तो बी वाली रिले कवर कर लेगी, क्योंकि वो आपने बैकअप लगाई थी और सी वाली रिले खराब हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि पता नहीं चलता ना, बाज़ का बड़ी बड़ी देर बाद फॉल्ट आते हैं, बाज़ का वीक 2 वीक महीना फॉल्ट नहीं आता, तो रिले जो होती है मे भी उसका कॉइल जैम हो जाए, या ह्यूमिडिटी कंडीशंस की वजह से कई बातें होती है, सप्लाई फेल हो गई, डीसी सप्लाई फेल हो गई, कई कुछ हो सकता है, कॉन्टेक्ट्स फेल हो गए, बहरहाल। तो इसीलिए अच्छा, जो 51G है वो आपकी जो है वो एक ही रिले लगी हुई है, यानी चाहे ए से ग्राउंड का फॉल्ट आए तब भी 51G ऑपरेट करेगी, चाहे बी से ग्राउंड का फॉल्ट आए तब भी 51G। फिर 51B नहीं ऑपरेट करेगी, फिर 51A ऑपरेट नहीं करेगी, ये बात याद रखनी है। जब भी ग्राउंड का फॉल्ट पड़ेगा तो 51G ने ऑपरेट करना है, चाहे ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पड़े, चाहे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पड़े, ऑपरेट 51G ने करना है। और इसीलिए क्योंकि उसमें जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करता है, दैट वी हैव स्टडीड इन एनालिसिस, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं जिन्होंने नहीं भी पढ़ा। तो जीरो सीक्वेंस क्या होता है, जब मैं 51G को डील करूंगा, अभी नहीं कर रहा, जब करेंगे ना ग्राउंड को तो हम उस वक्त इसको तफसील से देख लेंगे एक दफा, तो डोंट वरी। तो बहरहाल जब ग्राउंड के साथ फॉल्ट पड़ेगा, ना 51A ने चलना है, ना 51B ने, ना C ने, क्योंकि इनको तो पता भी नहीं चलना कि फॉल्ट आया है, ये सिर्फ 51G को पता चलेगा। और वो इसीलिए क्योंकि ये रेजिडुअल करंट लेयर है।
रेजिडुअल से मुराद ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, और मे भी फिर उसके बाद मुझे लेक्चर ख़त्म करना पड़े बिकॉज द टाइम इज़ ऑलरेडी अप। तो लेकिन बहरहाल रेजिडुअल क्या होता है ये सबको पता होगा। देखो ये है आई ए, और ये क्या है आई बी, और ये क्या है आई सी। ये सारे फेजर्स हैं। जब आप फेजर को सम करते हो तो कोई ना कोई आउटपुट निकलेगा। अगर तो ये बैलेंस्ड है, अगर ये क्या है बैलेंस्ड है, एक जैसा करंट इसमें फ्लो कर रहा है, यानी नो फॉल्ट कंडीशन, ठीक है, कोई भी फॉल्ट जो है वो नहीं आया, तो जो आपके पास रेजिड्यू बनेगा, रेजिड्यू मतलब रेजिड्यू इज नथिंग बट द वेक्टर सम रिजल्ट, तो वो जीरो होगा। लेकिन अगर ए का ग्राउंड के साथ फॉल्ट पड़ गया तो अब जो रिजल्ट होगा वो जरूर नॉन जीरो होगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि अब वो जो आपकी 51G है ना वो ऑपरेट कर जाएगी, उसका जो क्वाइल होगा ना अंदर वो ट्रिपिंग सिग्नल देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ए बी सी का ग्राउंड के साथ फॉल्ट पड़ जाता है तब भी रेजिड्यू यानी उस रिले की जो सेटिंग है वो है ही ऐसी कि उसने इस वाले करंट पे चलना है जो कि समेशन करंट है। क्यों क्यों ऐसे चलना है, कैसे उसको पता चलेगा? अभी ये देखो बुक में देखो उसने उसको लगाया कैसे हुआ है। जैसे हमने रिले को लगाना है तब उसको पता चलना है कि मैंने रेजिड्यू करंट लेना है। यू कैन सी दैट 51G is connected at the secondary of each city, यानी वाई में कनेक्टेड है। वाई में ये देख रहे हो ना, जो तीनों सिटीज हैं वो वाई में कनेक्टेड हैं। सेकेंडरी को देखो, ए बी सी जो सिटीज हैं इनके सेकेंडरी को देखो, इनका ये और इसीलिए यहाँ पर रेजिड्यू बन रहा है। समझ आ रही बात की? और ये 51G में से गुजरेगा जब तक ये करंट्स। और फिर आप सोच रहे होंगे कि करंट तो थोड़े थोड़े अनबैलेंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन फिर हमने इसका एक थ्रेशोल्ड सेट किया होगा ना ताकि फॉल्ट पे वक्त ऑपरेट करे और नॉर्मल अनबैलेंसिंग में ऑपरेट ना करे। ठीक है, तो वो ये वो वजह है कि 51G को कैसे पता चलेगा कि रेजिड्यू पे ऑपरेट करना है, बिकॉज यू कैन सी दैट सिटीज जो हैं दे आर कनेक्टेड इन वाई और वो रेजिड्यू दे रहे हैं 51G को। ये आपको बात समझ में आ गया होगा। दैट इज कॉल्ड द जीरो सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस इज नथिंग बट द रेजिड्यू। अच्छा एक सेकंड है, जरा अज़ान कंप्लीट हो जाए फिर मैं
अच्छा चलें ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड टुडे अबाउट द रिलेज, तो टाइम हो गया एक्चुअली। तो ये है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो विल स्टार्ट फ्रॉम द पिकअप सेटिंग, द सेटिंग रूल्स, क्योंकि एक हमने ये आज ज़रा इंट्रोडक्शन ले लिया कि जो है लाइन डायग्राम क्या है या इस तरह से। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे पिकअप सेटिंग ऑफ द रिले, ठीक है, और टाइम रिले सेटिंग्स, और फिर इसके बड़े मज़े के ये एग्जांपल्स हैं और यानी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, बहरहाल वो फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है वो कर लेंगे, ठीक है। तो 2 to 3 एग्जांपल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कवर हो जाएंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इसमें से तो वो पूछ लो ताकि आई कैन एंड द मीटिंग। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। सर इसकी वर्किंग तो उसके अकॉर्डिंगली होगी ना, सिटी के अकॉर्डिंगली। पहले सिटी सर क्या कहते हैं वो जज करेगी, फिर बाद में सर रिले को देगी, फिर ब्रेकर हाँ को हाँ ऑफर हाँ, होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से है जो इसकी वर्किंग है ना, वो जब हम नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका वेडनेसडे का, सो डायरेक्टली विल स्टार्ट फ्रॉम द सेटिंग ऑफ द रिले, के रिले ने किस करंट पे और किस वक्त जो है वो ऑपरेट करना है। देखो ना ये आपके सामने आ रहा है पिकअप सेटिंग, यानी नेक्स्ट ठीक है मैं सर, ओवरव्यू ठीक दे है दूं। पिकअप सेटिंग जो है वो रिले की करंट सेटिंग है, टाइम डिले सेटिंग जो है वो रिले का टाइम सेटिंग है, और ये वाली जो कर्व है, ये वाली जो कर्व्स हैं वो मैन्युफैक्चरर देता है रिले के साथ, पूरी बुकलेट आती है, बिल्कुल जैसे जैसे मोबाइल के साथ आती है इस तरह की बुकलेट होती है, बड़े बड़े मैनुअल्स होते हैं जिसमें वो बताता है कि भाई आपने रिले जो है वो किस कर्व पर सेट करनी है, ठीक है। और फिर हम कैसे सेट करते हैं वो, हम पहले अपने नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं कि हमारे नेटवर्क में क्या फॉल्ट आ रहा है, फुल लोड करंट क्या है, तो वो हम देखेंगे। फिलहाल एग्जांपल 4.2 और एग्जांपल जो 4.3 है, ये आपको कर्व को पढ़ना वो बताएगा कि कर्व को कैसे पढ़ते हैं, पिकअप क्या होता है, करंट का टाइम डिले डायल कैसे सेट करते हैं। ये दो चीज़ें जो हैं वो एग्जांपल 4.2 और 3 में, फिर वो ये बताता है कि अब ये पढ़ लिया तो अब हम ये देखते हैं कि लेट अस से, कि जैसे मैंने अभी पीछे मिसाल दी थी कि अगर हमारा एक छोटा छोटा सा नन्ना सा उसने नेटवर्क एक रिप्रेजेंट किया ना होने के बराबर, कि वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ फॉल्ट F1 आ जाए तो उस सूरत में जो है वो जनाब जो आपने सेटिंग की है वो कैसे ऑपरेट कर रही है, ठीक है। यानी अब आपने रिले को सेट कर लिया, नाउ आफ्टर सेटिंग द रिले लेट्स चेक इट ऑन अ फॉल्ट, एक्चुअली इस तरह से भी है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि अब अगर एक रिले की बजाय मैं कई रिलेज लगाता हूँ, ठीक हो गया, ये देखो यहाँ पर उसने कितनी रिलेज लगाई हुई है, RAB, RBC, RCD, RD, तो सब कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगी, ये हम स्टडी करेंगे सारा, ठीक है। तो ये वाली जो आंसर है ना, ये खुद ही फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि हाउ विल दे ऑपरेट, क्यों जी, ठीक है। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो बाकी ये है कि जो अटेंडेंस है वो मैं जूम मुझे रिपोर्ट दे देता है, वहां से मैं जो है वो लगा लूंगा, ठीक है। तो बाकी जूम का लिंक यही रहेगा, वो मैंने आपको ईमेल भी कर दिया, ईमेल भी आपको आ गई होगी। लेक्चर का जो जूम लिंक है ना वो यही रहेगा, वो सेम ही रहेगा, मतलब इसी इसी पे हमारी मीटिंग हुआ करेगी, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, और लेक्चर रिकॉर्डिंग यार आप लोगों ने डाउनलोड करके ना तो खुद से सेव करना है, ये मैं LMS पे भी लिख दूंगा, मैंने आज भी मेल की है, पता नहीं वो कल मैं टेलीफोन करके पूछूंगा, अब तो खैर निकल गए 5:30 बज रहे हैं, कल मैं पूछूंगा, मुझे LMS अभी तक वो मिला ही नहीं है, तो बहरहाल वो जैसे ही मिल जाएगा, लेकिन उस वक्त तक मैं लैब के LMS पे ही सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह रखता जाऊंगा और वो आपको बता भी दूंगा ईमेल करके। ईमेल वो ग्रुप बन चुका है तो मैं ईमेल भी साथ साथ करता रहूंगा जो भी मैंने रखा होगा, ठीक है। तो ये ओके है कि सर। इसको पढ़ो साथ साथ और कवर करो, ठीक है। तो बाय टुमारो मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग रख दूंगा, अब तो 5 बजे मैं निकल रहा हूँ, कल तक इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग रख दूंगा, ठीक है। जी सर, ठीक। ओके सर। चलो ओके, अल्लाह यस हाफिज़। सर, ठीक है। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।